सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन 6 बजे से हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, हम इस सेशन में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अर्थात दोस्तों, ये कंप्लीट जो क्लास होती है ये ऑब्जेक्टिव की क्लास होती है, जैसा कि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं जिस तरीके से। ठीक है, वही दोस्तों जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है इतिहास की। यहाँ पे दोस्तों हम इतिहास के तीनों पार्ट को एक सीक्वेंस में दोस्तों आराम से यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो इतिहास के अंतर्गत दोस्तों आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल और मॉडर्न तीनों पार्ट दोस्तों पढ़ाए जा रहे हैं लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। एडमिशन जो है वो प्रारंभ हो गया है, अभी बैच नया ही स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो जो एडमिशन की फीस रखी गई है वो केवल और केवल 2000 रुपये रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर दिया जाए, पूरा इतिहास का वीडियो लेक्चर दिया जाएगा आपको। साथ ही साथ दोस्तों इतिहास के पूरे नोट्स आपको दिए जाएंगे और जो आपकी वैलिडिटी आप कोर्स होगी वो लाइफ टाइम होगी। अदर इट मीन्स कि एक बार अगर जो आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, और सारे कंटेंट वहाँ पे लाइफ टाइम के लिए मौजूद रहेंगे। तो एडमिशन ओपन है। एडमिशन लेने के लिए दोस्तों जो एडमिशन की फीस रखी गई है 2000 रुपये रखी गई है। तो सिंपली दोस्तों अगर जो आप क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकती हैं। या अगर जो आपको वहाँ से कोर्स परचेज करने में कोई समस्या आती है तो दोस्तों डायरेक्ट इस नंबर पे आप मुझे 2000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। 9415 पे इस पे आप पेमेंट करेंगे और इसी व्हाट्सएप पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर जो ईमानदारी से 1 घंटे आप एप्लीकेशन पे हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और 1 घंटे हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ये 2 घंटे भी दोस्तों बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों हम लोग इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा, मतलब हर फैक्ट को देखा जाएगा और यहाँ पे दोस्तों इतने सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस किया जाएगा ना कि इसके अलावा और आपके एग्जाम में कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग दोस्तों मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और अपने सेशन का आज का पहला प्रश्न ये रहा कि मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध जो पशुपति की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। अपने आप में यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ये बताइए कि पशुपति की मोहर जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सोनी शर्मा जी, रविंद्र कुमार जी, विक्रम सिंह पटेल जी, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है उस मोहर पे चीते का अंकन मिलता है, गैंडे का अंकन मिलता है, भैंसा का अंकन मिलता है और हाथी का अंकन मिलता है। और ये जो गेंडा है ना दोस्तों, ये इस मोहर के ऊपरी भाग पे इसका अंकन मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बनता है। तो मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध जो पशुपति की मोहर है पर देवता किन पशुओं से घिरा है, तो ये दोस्तों चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में आप क्या कर सकते हैं ना कि एलिमिनेट भी चीजों को कर सकते हैं। जैसे देखिए, भेड़ आप बहुत नहीं पढ़ते हैं, साथ ही साथ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्प को भी आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे घड़ियाल दिया गया, घड़ियाल को भी आप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अगर जो ये प्रश्न आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो फिर आपको कॉमन सेंस लगा करके भी इस प्रश्न को एलिमिनेट करके आप इस प्रश्न का उत्तर ठीक कर सकते थे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन स्थल से संबंधित थे। चलिए, बढ़िया प्रश्न है ये दोस्तों, थोड़ा सा आराम से करिएगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर।
और लाइक शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा लाइक और शेयर की संख्या उसके कंपेयर में कम है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए सेशन को। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य है दोस्तों, इस बात से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन स्थल से संबंध थे। कौन सा ऐसा स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए, अगर जो आपको ये पता होगा कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के क्या होते थे, व्यापार होते थे। और मेसोपोटामिया मतलब क्या, इराक की बात हो रही है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देखिए सिंधु घाटी, ऐसा साक्ष्य मिला है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे ना, वो व्यापार करते थे, जिसमें पूर्वी अफगानिस्तान शामिल था, बलूचिस्तान शामिल था, साथ ही साथ दोस्तों मेसोपोटामिया अर्थात इराक शामिल था। तो ऐसा साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे इन अलग अलग देशों से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा इस प्रश्न को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये, मतलब ये प्रश्न अगर जो आप ठीक करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़े हुए हैं, है ना। इस प्रश्न को आप अगर जो अच्छा करते हैं तो आप मान के चलिए कि हड़प्पा सभ्यता को आप अच्छा कर से पढ़े। तो देखिए कथन दिया गया है और कारण दिया गया, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चलिए भाई बताइए कथन और कारण के बताइए। चलिए ठीक है, ये कह रहा है कि हड़प्पा धर्म में के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में प्रचलित थी। क्या ये बात ठीक है भैया? क्या ये बात ठीक है कि जो हड़प्पियन धर्म था कि एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में प्रचलित थी? क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये बात जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो ये मातृ देवी की पूजा है ना दोस्तों, इसका उल्लेख लोथल में नहीं मिलता है। ठीक है, लोथल में नहीं मिलता है दोस्तों, साथ ही साथ कालीबंगा में नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल थे, सभी स्थलों से मातृ देवी की पूजा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं, लेकिन कालीबंगा, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों लोथल से मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये जो कथन ए हो जाएगा ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। तो ये बात दोस्तों भैया बिल्कुल ठीक है कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से पकी मिट्टी की स्त्री जो है बड़ी संख्या में प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए गलत बोल रहे हैं और आर सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल प्राप्त हुए, सारे स्थलों से मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जिसमें लोथल और कालीबंगा से कहीं भी दोस्तों मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? बढ़िया प्रश्न है। चलिए बताइए कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? अच्छा सा प्रश्न है, करिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? किस प्रकार की मोहर ज्यादा प्रचलित थी हड़प्पा काल में? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि चौकोर होता था। तो दोस्तों जितने लोग भी चौकोर बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये चौकोर और आयताकार हुआ करते थे। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता है कि भैया ये बता दीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता के मुहर मिलते हैं ना, उस पे किसका अंकन मिलता है? तो दोस्तों उस पे हाथी, गेंडा, चीता, पशुओं का अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं ये चौकोर अर्थात आयताकार होती थी, और इन मोहरों पे जो अंकन होता था वो किसका होता था? पशुओं का होता था, जैसे गेंडा का हुआ, चीता का हुआ, बाघ का हुआ, इसका अंकन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कई बार प्रश्न ये पूछा गया, एक बार नहीं बहुतों बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ये बता दीजिए कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है। मतलब जो सैंधव मुद्राएं प्राप्त हुई है ना, इसमें सर्वाधिक मुद्राओं पे किसका अंकन बेसिकली देखने को मिलता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, एक ही तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एक श्रृंगी पशु का अंकन जो मुद्राएं हैं उस पे, मतलब जो सैंधव मुद्राएं हैं उस पे सबसे ज्यादा अंकन किसका मिलता है? एक श्रृंगी पशु का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और मैं अगर जो आपसे ये कहूं कि ये बताइए कि मुद्राएं किस चीज की बनती थी, लोहा तो था नहीं अभी तो ये जो मुद्राएं बनती थी वो किस चीज की मुद्राएं बनती थी? कमेंट करके हमको थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए कि सैंधव सभ्यता के अंतर्गत जो मुद्राएं बनती थी वो किस चीज की मुद्राएं बनती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुद्राएं किस चीज की बनती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? ठीक है, तो पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, किस आधार पे? उनके बने औजार के आधार पे। ठीक है, पूरा पाषाण काल जहाँ पे किस प्रकार के औजार पाए गए, वहां पे क्या पाए गए दोस्तों? पैबोस और फैबोस टाइप के औजार पाए गए। ये क्या होते थे? ये पत्थर से बने औजार होते थे। ठीक है, ये नदियों में जो पत्थर पड़े रहते थे तो नदियों के बहाव के कारण वो पत्थर कट जाते थे तो नुकीला भाग ले लेते थे, तो उसी का प्रयोग पूरा पाषाण काल के लोग करते थे कि किस लिए? शिकार करने के लिए। जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे खुरुचनी, हथकंडा, इस प्रकार के छोटे छोटे टाइप के उपकरण बनने लगे। और फिर नव पाषाण काल में आए तो दोस्तों यहाँ पे पत्थर से बने विकसित प्रकार के औजार आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम से पाए गए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो देखिए जो मुद्राएं बनाई जाती थी वो ठीक है, वो हाथी दांत से भी बनाई जाती थी, सेल खड़ी से भी बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है दोस्तों? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी की तरफ आप लोग जितने लोग भी मूव कर रहे हैं, बेलन घाटी से सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेलन घाटी जो है दोस्तों वो विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी के पास, नर्मदा के पास दोस्तों ये इसकी अवस्थिति जो है वो क्या है? विंध्य पर्वत और नर्मदा घाटी है। ठीक है दोस्तों, और यहीं से दोस्तों क्या होता है कि यहीं से आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न कि अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? चलिए भाई बताइए, अग्नि पूजा के जो साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं, आपको बेसिकली बताना है। चलिए बिल्कुल ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, अग्नि पूजा के साक्ष्य कि हम हड़प्पा कालीन लोग क्या करते थे? अग्नि की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले भाई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? कोट दीजी बोल रहे हैं। अगर जो कोट दीजी बोल रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ये कोट दीजी की स्थिति क्या है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। ठीक है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत था वहीं पे दोस्तों स्थित था।
ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सेकेंड, कालीबंगा दिया है ना यहाँ पे, एक सेकेंड, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा और रंगपुर, यहाँ पे कोड डीजी नहीं दिया गया है दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अग्नि पूजा के बारे में देखेंगे तो कालीबंगा दिया तो है, कालीबंगा है ना, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, कालीबंगा जितने लोग भी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कालीबंगा दोस्तों कहाँ पे है, कालीबंगा की स्थिति कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, मुझे लगा कोड डीजी दिया है लेकिन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली है। चलिए, घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है आपको बताना है, घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है। ठीक है, चलिए, घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर जो ये पूछे कि घोड़े की हड्डियां या घोड़े के खुर, ठीक है, खुर मतलब जो पैर का नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, तो घोड़े की हड्डी और घोड़े के खुर की जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है, सुरकोटड़ा से मिलता है। ठीक है, और ये सुरकोटड़ा कहाँ पे है भैया, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि घोड़े की हड्डियां या घोड़े का खुर जो मिला है वो सुरकोटड़ा से मिला है और ये इसकी स्थिति कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला कि रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है भाई बताइए। चलिए, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, चलिए बिल्कुल ठीक है। कल्पना द्विवेदी जी, विक्रम सिंह पटेल जी, GS तालवी जी, सोनी शर्मा जी, सुनील जी, विनय मौर्य जी, रविंद्र कुमार जी, मीनू यादव जी। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है भैया। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है, ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लोथल से जा रहे हैं, लोथल की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों जितने लोग भी लोथल की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। लोथल की स्थिति क्या है दोस्तों, गुजरात। ठीक है, ये लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है दोस्तों, और यहीं से रेखीय पैमाने के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। और यहीं से दोस्तों लोथल ही क्या है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह था। ठीक है, ये बात भी आपको याद आना चाहिए कि ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। लोथल कहाँ पे है, ये गुजरात में दोस्तों। अगला कि हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंस वारदात हुई, इस प्रकार व्हीलर ने में अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों अगर जो आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत था। कुछ लोगों का मत था, जैसे व्हीलर साहब हुए, उनका मत ये था कि जो आर्य थे, जिनको हम वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं, तो जो व्हीलर साहब थे उन लोगों का उनका यही कहना था ना कि ये जो आर्य थे ना वही आ गए कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों, इन नगरों में आकर के उन्होंने हमला कर दिया, बर्बरता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार दिया और इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। एक तो इतिहासकारों का पक्ष ये कहता है, दूसरा पक्ष ये कहता है कि भैया सिंधु घाटी का सभ्यता का जो अंत हुआ ना वो बाढ़ के कारण हो गया। तीसरा पक्ष ये कहता है कि जो नदी थी ना, जो नदी सिंधु नदी थी वो अपना मार्ग बदल दी, तो इस वजह से लोग उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, तो लोग अकाल के कारण मर गए। कुछ लोग बताते हैं कि प्लेग आया था, कुछ लोग बताते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, लेकिन व्हीलर महोदय का जो तथ्य है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ए के तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं, मोहनजोदाड़ो की तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों।
मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे अस्थि पंजर मिले। जब व्हीलर महोदय ने जब खुदाई करवाई तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे अस्थि पंजर मिले, और इस वजह से व्हीलर महोदय ने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ या जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, इसका प्रमुख कारण ये था कि आर्य आए, इन क्षेत्रों में आर्य आ गए और आर्यों ने क्या किया कि बर्बरता पूर्वक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार गिराया। ठीक है, तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और इसे ही तो मृतकों का टीला बोलते हैं, तो फिर गलत कैसे कर दिए भैया? मोहनजोदाड़ो को ही तो मृतकों का टीला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पे अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्राचीन भारत में लंबाई मापने की इकाई क्या थी? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, प्राचीन भारत में लंबाई मापने की इकाई क्या थी? अगर जो आपको अपनी लंबाई मापनी है या किसी खेत की या किसी भूमि की लंबाई मापनी है तो किससे मापते थे? अभी तो हम फुट में मापते हैं, इंच में मापते हैं। ठीक है ना? तो प्राचीन में काल में क्या था भैया? तो प्राचीन काल में जो लंबाई मापने की इकाई थी वो क्या थी? रत्तिका थी। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, रत्तिका बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर भी बिल्कुल ठीक है। और ये महानुभाव डी की तरफ आप लोग क्यों जा रहे हैं भैया? यव मतलब यहाँ पे जौ की बात हो रही है, तो ये तो एक कृषि से संबंधित फसल है ना, तो जौ कैसे हो जाएगा? ये लंबाई मापने की बात हो रही है ना, तो लंबाई मापने की जो इकाई थी वो रत्तिका थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? अब देखिए, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अब आप लोग को पता होगा कि लोथल, ठीक है, बहुत सारे लोग को ये पता होता है कि भैया गुजरात लोथल जो है उसकी स्थिति कहाँ पे है? गुजरात में है। और यहीं से हड़प्पा काल के यहीं पे क्या हुआ कि यहीं से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा काल में। लेकिन अब तो यहाँ पे लोथल दिया ही नहीं है, तो लोथल नहीं दिया है तो फिर बताइए क्या उत्तर होगा? ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम लोग यही याद रखते हैं कि जो बंदरगाह प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके बंदरगाह के साक्ष्य जो प्राप्त हुए वो लोथल में प्राप्त हुए। लेकिन लोथल के अलावा एक जगह और मिलता है जहाँ पे ये भी स्थान गुजरात में ही है और यहाँ से भी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे मुंद्रा की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, क्या होगा? मुंद्रा, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर प्रमुख महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो मुंद्रा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? लोथल है। इन दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने का प्रमाणिक सूचना प्राप्त करता है? चलिए बताइए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों थोड़ा सा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, है ना? क्लास आपके लिए हो रही है, मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहिए, सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, बस आप सिंसियरिटी से जितनी क्लासेस यहाँ पे दी जा रही हैं उसको करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो एप्लीकेशन पे इतिहास के कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इतिहास को एक क्रम से आप पढ़ते रहेंगे ना तो फिर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या होगी नहीं। तो न्यू बैच स्टार्ट है दोस्तों, एडमिशन ले लीजिए और वहाँ भी पढ़ा करिए, यहाँ पे प्रैक्टिस किया करिए, वहाँ पे पूरे हिस्ट्री के आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी आप लोग बोल रहे हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये 150 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था, इसका कालखंड माना जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इसकी जो सूचना मिलती है
वो रुद्र वृंदावन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा अर्थात संतानें हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बताइए कि किस अभिलेख में अशोक ने इस बात की घोषणा की कि जो सभी मनुष्य, सारे मनुष्य जो है वो हमारे संतान है। ठीक है, चलिए, अच्छा सा प्रश्न है। ऐसी बात कब कह सकते हैं भैया? जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ होगा, है ना। चलिए ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो डी की तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने यह इस बात की घोषणा की कि सभी मनुष्य क्या है? मेरी प्रजा है, अर्थात हमारी संतानें हैं, और सभी को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से, सुख समृद्धि रूप से वो जी सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि रोमन साहित्य में सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? ठीक है, अब ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। एक बार नहीं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, बेसिकली ये प्रश्न यही पूछ रहा है कि बताइए कि कौन ऐसा इतिहासकार था जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। ठीक है, आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? विलियम जोन्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूनानी रोमन साहित्य में सेंड्रोकोटस का जो समीकरण है, समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो ये विलियम जोन्स ने किया। और दोस्तों इसी बात से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो सिकंदर के समकालीन था। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ या किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का है? ठीक है, मतलब जो स्तंभ लेख है उसके शीर्ष भाग पर सिंह का अंकन मिलता है, बेसिकली आपको बताना है। चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है आपसे विरोध से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बस ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्तंभ लेख है, किसका? मौर्य काल की बात हो रही है यहाँ पे, कि जिसके ऊपर वाले भाग पे सिंह का अंकन मिलता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सारनाथ का जो स्तंभ है इसके ऊपरी भाग पे सिंह जो है वो शीर्ष पे बना हुआ है। सांची स्तंभ पे भी बना हुआ है, कोलुहा स्तंभ पे भी बना है, और लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख पर भी बना है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अशोक ने गया जिले के बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया ये भाई। चलिए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? अशोक ने गया जिले में जो बराबर की पहाड़ियां थी उसको कटवा करके क्या किया था? गुफा का निर्माण कराया था, ताकि कौन से लोग वहां पे रह सके। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा आजीवक
भिक्षुओं को क्या कर दिया था, ये दान में दे दिया था। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अशोक का शासन अन्य किस शासक के साथ समानता रखता था। चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अशोक का शासन अन्य किस शासक के साथ समानता रखता था। चलिए बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोग ए की तरफ भी जा रहे हैं, और कोई। तो देखिए दोस्तों, जितने लोग भी बी की तरफ जा रहे हैं आप बिल्कुल ठीक है, और जो लोग भी ए की तरफ जा रहे हैं वो आप बिल्कुल गलत हैं। ये टालमी द्वितीय था, ठीक है। तो देखिए, टालमी द्वितीय था, तो अशोक का शासन अन्य किस शासक के साथ समानता रखता है, तो टालमी द्वितीय के साथ। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो टालमी द्वितीय था ना, ये क्या था, ये मिस्र का शासक था। ये जो टालमी द्वितीय था, ये अशोक के समय में मिस्र का शासक था, और इसने दोस्तों क्या किया था, इसने लाल सागर पर बंदरगाह बनवाए थे, ताकि वो क्या कर सके, कि व्यापार कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अशोक का शासन अन्य किस शासक के साथ समानता रखता था, तो टालमी द्वितीय के साथ समानता रखता था। टालमी द्वितीय जो था वो कहाँ का था, ये मिस्र का था, और इसने लाल सागर पर एक बंदरगाह बनवाया था, ताकि वो क्या कर सके, अशोक के साथ व्यापार कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अशोक द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता ने ग्रहण की थी। चलिए, अब ये भी इजी सा ही प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, कौन सा उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर, सुनील जी बता रहे हैं कि बी होगा, और कोई। चलिए बताइए, नेहा जी ये बता रही हैं, और कोई। चलिए, तो देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरा हुआ था ना दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी ना सम्राट अशोक के काल में। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था दोस्तों, पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्त थे ना दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मोगलीपुत्र तिस्ता या तिस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, अशोक के काल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्त थे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अशोक के शासन काल में दक्षिण में कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, जब अशोक शासन कर रहे थे तो उस टाइम कौन सा ऐसा शासक, कौन सा ऐसा वंश था जो दक्षिण में अस्तित्व में नहीं था। चलिए, इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़िए तो कालखंड को याद रखिए। कालखंड को याद रखेंगे तो हिस्ट्री में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। कालखंड को याद रखेंगे तो इतिहास में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर जो कालखंड को याद नहीं रखे ना, तो फिर आपको सब मिक्सअप हो जाएगा। फिर कब की बात है, मुगल सल्तनत की, मुगल सल्तनत कब की बात है, दिल्ली सल्तनत कब की बात है, सबको मिक्स कर देंगे और सारे में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं सॉरी, पल्लव की बात बोल रहे हैं दोस्तों। तो सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अशोक का शासनकाल था, इसमें दक्षिण में पल्लव राजवंश नहीं था। तो जो पल्लव राजवंश था दोस्तों, ये 4वीं शताब्दी में कांचीपुरम राज्य में स्थापित हुआ था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अशोक के शासन काल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन होता था। अशोक के शासन काल में जो धर्म एवं नैतिकता का अधिकारी होता था, मतलब जो धर्म और नैतिकता
का अधिकारी होता था। मतलब अगर जो कोई धर्म से संबंधित या नैतिकता से संबंधित कोई चीजें गलत करता है तो उससे संबंधित क्या होते थे, अधिकारी होते थे। उसको क्या कहा जाता था बेसिकली आपको बताना। चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। धर्म महामात्र, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी धर्म महामात्र की बात बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि धर्म एवं नैतिकता का जो अधिकारी होता था वो उसे धर्म महामात्र कहा जाता था। और इस धर्म महामात्र का कार्य क्या होता था कि वो विभिन्न धर्मों में और विभिन्न संप्रदायों में सौहार्द का माहौल स्थापित करे, ठीक है, ताकि एक दूसरे संप्रदाय एक दूसरे के ऊपर उंगली न उठाएं और उनकी शिक्षाओं की का क्रिटिसिज्म या आलोचना न करें। तो इसलिए दोस्तों अशोक ने एक धर्म महामात्र की अधिकारी की क्या किया था दोस्तों, व्यवस्था किया था, जो विभिन्न धर्मों में अलग अलग धर्मों में सौहार्द की भावना को बढ़ा सके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित विदेशी शासकों में कौन अशोक के समकालीन नहीं था? इसमें से कौन ऐसा था जो अशोक के समकालीन नहीं है? अब ये प्रश्न अगर जो आप क्या करेंगे ना कि पेशेंसफुली इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत आराम से दे देंगे। लेकिन अगर जो पेशेंसफुली इस प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। चलिए बताइए भाई। ठीक है, चलिए आराम से पढ़ना है ना। इस प्रश्न में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको दिख रहा होगा, लेकिन बस ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तब, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, बिल्कुल ठीक होगा कि सेल्यूकस निकेटर जो था ये किसके समकालीन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। ये बात तो बचपन से आपने कितनी बार पढ़ा होगा कि सेल्यूकस निकेटर जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे अशोक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा ना दोस्तों। छोटी सी बात है, इसलिए मैं बोला कि पेशेंसफुली पढ़ेंगे तो उत्तर आराम से आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? बढ़िया प्रश्न है। चलिए, जो जब्ती व्यवस्था बनाया गया था उसके अंतर्गत जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती थी किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? चलिए बताइए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जब्ती व्यवस्था किसने लाया था दोस्तों? शेर शाह ने लाया था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। तो इसे क्या बोलते थे भैया? इसे पूंजल बोलते थे। क्या बोलते थे? पूंजल बोलते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? तो इसे पूंजल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। नेहा जायसवाल जी, कल्पना द्विवेदी जी, सुनील जी, सोनी शर्मा जी, विक्रम सिंह पटेल जी, विनय मौर्य जी, रविंद्र कुमार जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न मुगल सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, इसको स्वीकार किया? ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई। बढ़िया सा प्रश्न, ठीक है, ठीक है। तुलादान या तुलाभार आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि एक तरफ कीमती वस्तुओं को रखा जाता है और दूसरे तरफ व्यक्ति को रखा जाता है, ठीक है, और उसके भार को क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा? अकबर होगा ना। तो जितने लोग भी अकबर बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान का, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, इसको स्वीकार किया? तो ये अकबर के द्वारा स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसके काल में प्रसिद्ध
मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था। अब मयूर सिंहासन किसके काल में निर्मित हुआ था आपको पता होना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मयूर सिंहासन से, एक नहीं कई बार प्रश्न बनते हैं। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, मयूर सिंहासन किसने लूटा था दोस्तों? ईरान का एक शासक था जिसका नाम क्या था? नादिर शाह। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट ले गया था भारत से। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो मयूर सिंहासन किसके शासन काल में निर्मित हुआ था या किसने निर्मित करवाया था? तो ये शाहजहां के द्वारा निर्मित करवाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों क्या है ना कि इसमें 12 छोटे छोटे स्तंभ थे, ठीक है। ये जो मयूर सिंहासन था इसमें 12 छोटे छोटे स्तंभ थे, साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी कलाकृतियां थी। इसलिए ये क्या था दोस्तों कि बहुत ही क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और नादिर शाह आया और इसको लूट के लेके चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने कश्मीर में कुछ वैध करों को माफ कर दिया? चलिए बताइए कि निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया? ठीक है, कश्मीर में किसने टैक्स को माफ कर दिया, बेसिकली आपको बताना, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, शाहजहां, ठीक है। तो जितने लोग भी शाहजहां की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि शाहजहां ने दोस्तों कश्मीर में कुछ ऐसे वैध कर थे जिसको माफ कर दिए, जिसमें प्रमुख था दोस्तों कृषि, ठीक है। देखिए जो शाहजहां था ना ये कला को, कृषि को ये काफी बढ़ावा देता था और इसी वजह से ये क्या किया कि कश्मीर में जाकर के खेती पे अर्थात कृषि पे जो टैक्स लगता था उसको इसने माफ कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि खानवा का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। तो अब खानवा का युद्ध लड़ा गया तो आपको कौन याद आने चाहिए? बाबर याद आने चाहिए, ठीक है। पानीपत 1526, उसके बाद खानवा, ठीक है। उसके बाद घग्गर, उसके बाद चंदेरी, ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? याद आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ ये युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध कब लड़ा था? 1527 में लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको मजा आ रहा है कि नहीं? सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? मेरा ये मानना है ना कि जब आप पढ़ते रहे ना तो आपको ऐसा महसूस ना हो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा महसूस हो कि यार ठीक है इंटरटेनिंग है, मजा आ रहा है सेशन, ठीक है। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। सेशन में मजा आना चाहिए, है ना। मजा आएगा तो आपकी लर्निंग की पावर जो होगी वो ज्यादा बेहतर होगी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए किया जाता था भैया? राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? अच्छा सा प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नेहा जायसवाल जी, विक्रम सिंह पटेल जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर डी आ रहा है कि प्रमुख सचिव के लिए। तो जितने लोग भी प्रमुख सचिव की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि मुगल काल में दोस्तों मीर ए तुजुक जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ये प्रमुख सचिव के पद के लिए किया जाता था। अर्थात ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अंतिम मुगल शासक कौन था? अब ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया। अब ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया भाई कि अंतिम मुगल शासक कौन था, लेकिन अगर जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही प्रश्न क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, है ना। अगर जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही प्रश्न क्या हो जाएंगे? कठिन हो जाएंगे। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि अंतिम मुगल शासक कौन था?
अंतिम मुगल शासक कौन था, बेसिकली आपको बताना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ कि जब अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई ना, तो उसका जो पुत्र हुआ बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो बहादुर शाह जो द्वितीय हुआ, ये क्या हुआ, ये दोस्तों मुगल शासक बना, ठीक है। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय ने क्या किया दोस्तों कि अंग्रेजों के साथ क्या हुआ, अंग्रेजों के ये विरुद्ध खड़े हो गए। तो अंग्रेजों ने इन पे क्या कर दिया, एक तरीके से हमला बोल दिया और इनको रंगून भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया, रंगून भेज दिया। और पूछा जाता है कि ये बताइए कि रंगून में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है, तो बहादुर शाह द्वितीय का। तो बहादुर शाह द्वितीय किससे संघर्ष किए, अंग्रेजों से संघर्ष किए, लेकिन इसमें इनकी पराजय हुई, जिसकी वजह से इनको अंग्रेजों ने कहाँ पे निष्कासित कर दिया, रंगून में। और रंगून में ही इनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई, इसलिए रंगून में ही इनका मकबरा स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, इसमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही सुमेलित आपको बताना है। तो देखिए जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं कि जो धर्मत का युद्ध था ये औरंगजेब और दारा प्रथम के बीच हुआ था, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा प्रथम के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगल कालीन उदाहरण माना जाता है। दोहरे गुंबद की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगल कालीन उदाहरण माना जाता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए की तरफ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा। तो देखिए दोहरे गुंबज का दोहरे गुंबज मतलब दो गुंबज होते थे दोस्तों, प्राचीनतम मुगल कालीन उदाहरण माना जाता है तो हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था दोस्तों, तो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। कहाँ पे बनवाया गया था, दिल्ली में बनवाया गया था। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे इस मकबरे पे क्या है दोस्तों, दोहरा गुंबद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न कि मुगल काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम था। अब ये तो छोटा सा प्रश्न है ना, चलिए बताइए। विनय मौर्य जी, कल्पना द्विवेदी जी, नेहा जायसवाल जी, विक्रम सिंह पटेल जी, मीनू यादव जी, सोनी शर्मा जी, रविंद्र कुमार जी, ब्रिजेश पांडे जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुगल काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था। ठीक है, चलिए तानसेन का मूल नाम क्या था भैया, तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि राम तनु पांडे जो था ये क्या थे दोस्तों, इनका मूल नाम था। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और इनका जो संबंध है वो किस घराने से है, पूछता है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा ग्वालियर घराने से ये तानसेन जो थे वो संबंधित थे। ठीक है, और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से दोस्तों एक थे। और तानसेन ने हरिदास से वृंदावन में संगीत की शिक्षा को ग्रहण किया था। तो तानसेन किससे शिक्षा ग्रहण किए थे भैया, ये हरिसेन से शिक्षा का हरिसेन से शिक्षा ये लिए थे। और तानसेन किस घराने से संबंधित है, ग्वालियर घराने से संबंधित है। अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, अगला कि रजनामा निम्नांकित में से किसका फारसी अनुवाद था। चलिए बताइए, छोटा सा प्रश्न है बच्चों वाला, है ना। चलिए इजी प्रश्न है कि रजनामा निम्नांकित में से किसका फारसी अनुवाद था।
तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि रुकने की जरूरत है। रुकने की जरूरत है क्या? रुकने की जरूरत है क्या इतने इतने इजी प्रश्न में? जैसा कि मैं आपका उत्तर देख रहा हूँ, अभी तक उत्तर किसी का आया नहीं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, महाभारत का, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद था? तो ये था दोस्तों महाभारत का ये फारसी अनुवाद था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद था, जो मुगल बादशाह अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था, जिसे रजनामा के नाम से जाना जाता है, इसका अनुवाद कौन किया था? बदायूनी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? बताइए। चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? चलिए, अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, अब्दुल फजल, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी अब्दुल फजल, जितने लोग भी अब्दुल फजल की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और इसी ने दोस्तों अकबर नामा भी लिखा था। तो याद रखिएगा, अकबर नामा, ठीक है। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अब्दुल फजल ने किया था। और अकबर के शासनकाल में जो पंचतंत्र था, उसका, पंचतंत्र की जो कथाएं थी, उसका फारसी में अनुवाद भी किसने किया था? अब्दुल फजल ने ही किया था। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि अब अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, करिए इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन आपकी क्लास 6 बजे से प्रारंभ हो जाती है, तो मुझे 6 बजे ज्वाइन कर लीजिए। मंडे टू सैटरडे, संडे को एक आपकी क्लास नहीं होती है, बाकी सप्ताह के 6 दिनों तक आपकी क्लास, 6 दिन आपकी क्लास होती है। तो रेगुलर आप ज्वाइन किया करिए दोस्तों, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कहीं भी आपको इधर उधर से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो जितने लोग भी ए आ रहा है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाहिर सी बात है भैया कि तानसेन जो थे वो अकबर के समकालीन थे, और अब्दुल फजल भी जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और तानसेन भी एक थे। तो जाहिर सी बात है कि अब्दुल फजल ने तानसेन को ही ये कहा होगा कि अब्दुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ। अगला, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा? कौन सा सूफी संत था जिसने भारत को धरती का स्वर्ग कहा? बेसिकली आपको बताना है। चलिए भाई बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये भी प्रश्न इजी सा ही है। तो अमीर खुसरो ने कहा था, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि धरती का स्वर्ग किसने कहा था? ये अमीर खुसरो ने कहा था। तो भारत को धरती का स्वर्ग किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। अगला, कि संत नामदेव पेशे से क्या थे? बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं ना, वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत डिसाइडर होते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को बहुत सारे लोग हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं। और इस वजह से क्या होता है ना दोस्तों, कि फिर एग्जाम में वो ठीक से कर नहीं पाते हैं। और जब ठीक से एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, तो बहुत सारे लड़के, मतलब बहुत सारे जो छात्र होते हैं, वो अगर जो अच्छा कर लिए, तो वो बहुत सारे छात्रों से पीछे चले जाते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक की तरफ आप लोग जाने, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो संत नामदेव थे ना, ये पेशे से दर्जी थे, और इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और ये वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और महाराष्ट्र में धार्मिक आंदोलन चलाने में इनकी जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो अब बच्चों वाला प्रश्न आ गया कि आगरा की स्थापना किसने किया था भैया? आगरा की स्थापना किसने किया था? ये बात तो आपको पता होना चाहिए।
ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। किसने किया था भैया? बिल्कुल ठीक है। 1504 में जो आगरा की स्थापना किया था वो सिकंदर लोदी ने किया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1504 में स्थापना किया और 1506 में इसको अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। और कब किया था? 1504 में किया था और 2 साल बाद अर्थात 1506 में इसने इसको अपनी राजधानी बना ली। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न इजी है लेकिन गलतियां होती हैं। आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि बाबर नामा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, बाबर की आत्मकथा को बाबर नामा या तुजुक्के बाबरी बोला जाता है, पर बाबर ने इसे स्वयं लिखा था, कोई और इतिहासकार ने लिखा था, किसी और ने नहीं लिखा था, कि स्वयं बाबर ने लिखा था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तुर्की बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि ये तुर्क शासक था। ठीक है, तो ये तुर्की भाषा में ही तो लिखेगा ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब हुमायूंनामा किसने लिखा था ये बता दीजिए। चलिए, अब हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था ये भी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? बिल्कुल ठीक है। तो हुमायूंनामा जो लिखा गया दोस्तों, ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। और ये जो गुलबदन बेगम थी, ये बाबर की पुत्री थी और अकबर के द्वारा कहने पे इन्होंने हुमायूंनामा को लिखा था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? इसमें से कौन सा ऐसा अधिकारी था जो इस्लामी कानून का संरक्षक था? बेसिकली आपको बताना। चलिए भाई बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून से का संरक्षक था? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? काजी उल कुजात, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस्लाम कानून का संरक्षण कौन करता था? काजी उल कुजात करता था दोस्तों। और वह न्याय विभाग के साथ साथ धार्मिक मामलों में भी क्या करता था? हस्तक्षेप करता था। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित लेखकों में कौन अकबर का घोर आलोचक था? कुछ लेखक दिए गए हैं, 4 लेखक दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा था जो अकबर की घोर आलोचना की। ठीक है, मतलब अकबर को एक अच्छा शासक नहीं माना। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान से समझिएगा कि अकबर की घोर आलोचना जो किया था ना, वो बदायूनी ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो बदायूनी था ना, ये एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और अकबर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अकबर ने हर धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, अकबर जो थे वो हर धर्म को संरक्षण प्रदान किए। लेकिन जो बदायूनी था ना, ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और इसी कारण जब इसने ये देखा कि अकबर हर धर्म को क्या दे रहे हैं? संरक्षण दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बदायूनी ने अकबर की क्या की? आलोचना की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? चलिए बताइए कि कौन सा ऐसा स्मारक है जिसे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। बिल्कुल, चलिए। और दोस्तों वीडियो प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी। तो वीडियोस को जो लोग ने पूरा नहीं देखा एक बार और देख लीजिएगा। 1-2 बार वीडियो को देखते रहेंगे तो ये चीजें रिमेम्बर होती चली जाएंगी आपको। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है,
दक्कन के ताजमहल, दक्कन का ताजमहल किसे कहा जाता है बेसिकली आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी यहाँ कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि ये जो बीबी का मकबरा है इसे दक्कन का ताजमहल भी दोस्तों कहा जाता है। और ये दोस्तों किसकी याद में बनाया गया था, तो रबिया उद दौरानी के याद में बनवाया गया था। किसने बनवाया था दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था। अच्छा सा प्रश्न, इजी सा प्रश्न है ये तो, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी में जो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। और ये जो आपका क्या बोलते हैं कि बुलंद दरवाजा है ये जमीन से 176 फुट ऊंचा है। ठीक है, 176 फुट ये क्या है दोस्तों, ऊंचा है, ऊंचा है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला, सल्तनत काल में दीवान ए वकूफ विभाग संबंधित था। सल्तनत काल में जो दीवाने वकूफ विभाग था, वकूफ विभाग था वो किससे संबंधित था आपको बताना है। चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों दिल्ली सल्तनत सॉरी क्या बोलते हैं दोस्तों, ये दीवाने वकूफ की बात कर रहे हैं ना। ठीक है बताइए, तो जो खिलजी वंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों कौन हुआ, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुआ, जलालुद्दीन खिलजी हुआ दोस्तों। और जलालुद्दीन खिलजी ने ही दीवाने वकूफ विभाग की स्थापना की। और दीवाने वकूफ विभाग जो था वो किससे संबंधित था, व्यय कागजात की देखभाल करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि दीवाने वकूफ किस शासक के द्वारा चलवाया गया था, तो ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा चलवाया गया था, जो खिलजी वंश का क्या था दोस्तों, संस्थापक था। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे अब आज के सेशन में कोई भी प्रश्न नहीं, लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं, जरूर कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आज आपके सही हुए। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी इतिहास की जो दूसरी क्लास चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे हिस्ट्री से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं और हिस्ट्री के सारे नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों पार्ट दोस्तों एक क्रम से पढ़ाए जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको फिर इजीली क्या होते चले जाएंगे दोस्तों, लर्न होते चले जाएंगे। वहाँ पे जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। हिस्ट्री के पूरे नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, बस इतना काफी है। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम स्वच्छ और स्मूथ तरीके से पढ़ा करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग को भटकाएंगे इधर उधर तो उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो 1 घंटे कम से कम एप्लीकेशन पे जो कॉन्सेप्ट की क्लास करवाई जा रही है उसको करिए और 1 घंटे दोस्तों आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। 2 घंटे अगर जो स्वच्छता के साथ आप पढ़ने लगेंगे दोस्तों ना, तो आपको हिस्ट्री बहुत जल्दी सब कुछ तैयार हो जाएगा। और आपके एग्जाम के आने तक ना दोस्तों मैं आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट, मतलब हिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दूंगा। और मतलब क्वेश्चन तो मैं इतना करा दूंगा दोस्तों कि आपको मैक्सिमम चीजें दोस्तों कवर यहीं से हो जाएंगी, कहीं से भी आपको इधर उधर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो एडमिशन दोस्तों ओपन है। एडमिशन के लिए जो फीस रखी गई है केवल और केवल 2000 रुपये रखी गई है। तो एडमिशन के लिए आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से एडमिशन ले सकते हैं, या सिंपली दोस्तों इस नंबर पे 9415 863 873 पे जो एडमिशन की फीस 2000 रुपये रखी गई है उसको पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी अगर जो आपको इंक्वायरी है दोस्तों तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच विक्रम सिंह पटेल जी, सोनी शर्मा जी, मीनू यादव जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।